दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी और राका का तूफान। शहर के बाहर पत्थर तोड़ने का काम जोर से चल रहा था। सतिया, जल्दी हाथ चला, शाम होने तक अगर यह चट्टान नहीं टूटी तो ठेकेदार पैसे नहीं देगा। तभी घीसू बच्चों, धड़ाम। पास के एक हाईवे पर, चाचा जी, भोजन का वक्त हो गया है। बस साबू, घर पहुंचकर हम पराठे और दही खाएंगे। बचाओ, किसकी पुकार? साबू आओ, बचाओ, उसे बचाना है। धीरे रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साबू अपनी मांसपेशियों की ताकत जुटाता है और दोस्त जाओ, अब आपने मेरी जान बचाई, मैं हमेशा एहसानमंद रहूँगा। अपनी खरोंच पर हल्दी लगाओ और गर्म दूध पियो। चाचा जी, मुझे अपने घर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तुम्हारी चाची तंदूर में खाना पका रही हैं। कुछ दूर पर शहर के सकरे बाजार में एक कार आकर पुराने मकान के आगे खड़ी हुई। गज्जू, यह किस डबल रोटी को पकड़ लाए? धमाका सिंह, यह जापान का ऑटो बुका है। तुमने चाचा चौधरी को जमीन चटाने के लिए मदद मांगी थी ना? ऑटो बुका उपयुक्त आदमी है। जब राका जैसा डाकू चाचा चौधरी के सामने न टिक सका तो यह जापानी कद्दू उसका क्या बिगाड़ सकेगा? वह घंटी क्यों बजा रहा है? ऑटो बुका बोलते नहीं, वह घंटी बजाकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। घंटी बजाकर उन्होंने पूछा, राका क्या बला है? राका एक खूंखार डाकू था। उस पर गजब यह था कि उसने बेदराज चक्रमाचार की अद्भुत आर्क पी रखा था, जिसके कारण वह मर नहीं सकता था। राका जिधर जाता वहाँ त्राई त्राई मच जाती, लोग दहशत से इधर उधर भागते। चाचा चौधरी और साबू ने निर्दयी डाकू को ललकारा और लड़ाई हुई। जापानी मेहमान पूछ रहे हैं, लड़ाई का परिणाम क्या रहा? साबू राका को जान से मार तो नहीं सकता था, लेकिन उसने उसे आसमान के बवंडर में फेंक दिया। तब से राका जिंदा तो है, मगर बवंडर में बंद आसमान में घूम रहा है। वह कह रहे हैं कि यह इसलिए हुआ क्योंकि राका में चतुराई नहीं थी। युद्ध में दिमाग का भी महत्व है। लो, तुम्हारा मेहमान तुम्हें एक मिनी टीवी दे रहा है। जापान इलेक्ट्रिक्स चीज़ों के लिए मशहूर है। मेरा मजाक उड़ाते हो? मैंने दुश्मन के साथ लड़ना है, उसको चित्रार नहीं दिखाना। मुझे हथियार चाहिए। ऑटो बुका नाराज होकर चले गए। उसे कहो कि अपना खिलौना भी लेता जाए। धमाका सिंह, मेहमान को इस तरह बेइज्जत करना अच्छा नहीं, उसे वापस ले आओ। देखिए, मेरा मतलब आपकी तौहीन करना नहीं था। आइए अंदर चलिए। ऑटो बुका टीवी रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है। भड़ाम। देखा जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का कमाल। वह टीवी दरअसल एक पावरफुल बम था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी क्षमता पर शक किया। मुझे ऐसे ही हथियार की ज़रूरत थी। वह एक दूसरा मिनी टीवी तुम्हें दे रहे हैं, जाकर इसे चाचा चौधरी को बतौर तोहफा दे दो। सचमुच ऑटो बुका की बुद्धि की दाद देनी चाहिए। उम्मीद है चाचा चौधरी घर पर ही मिलेगा। धमाका सिंह, तुम यहाँ कैसे? क्या कोई नई जालसाजी चलने का इरादा है? साबू, तुम्हारा दिमाग हमेशा बुराई सोचता है। मैं यहाँ जापानी टीवी सेट देने आया हूँ। चौधरी, मैं आपके लिए मनोरंजन का साधन जुटा लाया हूँ। यह कलर मिनी टीवी लीजिए, इसका रिमोट कंट्रोल। इससे दूर बैठे ही इच्छा अनुसार टीवी चलाया जा सकता है। यह सेट मेरी तरफ से आपको तोहफा है। अब आप घर में बोर नहीं होगे। धन्यवाद धमाका सिंह, मगर मैं मुफ्त में कोई चीज़ नहीं लेता। यह मेरा उसूल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के इस हीरो को ठुकराइए मत।
बाहर आइए, मैं आपको बताऊं कि इस रिमोट कंट्रोल को कितनी दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। चौधरी, वह टीवी एक पावरफुल बम है। अगर मैं यहाँ से बटन दबाऊं तो घर के अंदर तुम्हारी पत्नी और कुत्ता रॉकेट दोनों मर जाएंगे। मुझे तुम्हारा साथी साबू चाहिए। ना करने पर मैं तुम्हारे मकान को विस्फोट से उड़ा दूंगा। साबू का काम है अपराधों को रोकना। वह तुम्हारा साथ कैसे दे सकता है? तो फिर अपने घर को ध्वस्त होता देख लो। मैं बटन दबाता हूँ। हैं? मैंने कई बार बटन दबाया मगर विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि रिमोट कंट्रोल का बैटरी सेल मेरे पास है। जब तुमने अंदर मुझे रिमोट कंट्रोल दिया था तब मैंने चुपके से सेल निकाल लिए था। लो, इसे दोबारा डाल दो। मैंने सेल रिमोट कंट्रोल में फिट कर दिया है। अब इससे बम विस्फोट हो सकेगा, लेकिन करना नहीं। करूँगा। और धमाका सिंह ने ज्यों ही बटन दबाया, कड़ाक, कार में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। मेरी कार, मैंने कहा था ना कि मुफ्त में कोई वस्तु नहीं लेता। मेरी पत्नी ने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर चुपचाप मिनी टीवी तुम्हारी कार में रख दिया था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। आसमान में घनघोर बादल उमड़ आए थे। तेज आंधी तूफान में पेड़ उखड़ने लगे थे। जल्दी घर भागो। वीरा, आज आसमान में ऐसे भयभीत करने वाले बादल गरज रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है। अचानक बिजली कड़की और आसमान में तैरते बवंडर को चीर दिया। एक लंबे अरसे से बंद राका बवंडर से बाहर निकल आया। ओह, कुछ राहत मिली, वरना मैं बवंडर में लट्टू की तरह घूम घूम कर परेशान हो गया था। धड़ाम। ओह, यह क्या? भागो, मुझे भूख लगी है। यहाँ दाल और रोटियाँ रखी हैं। रोटियाँ बासी और दाल बेस्वाद। अगर मैं कई दिनों से भूखा ना होता तो इन्हें कीचड़ में फेंक देता। लगता है हमारे मकान पर वज्रपात हुआ है। चलो पास से देखें। तूफान रुक गया है। एक डरावना आदमी हमारा खाना चट कर रहा है। क्या यह खाना तुमने पकाया है? हाँ। इतना घटिया? यह भुगतो इसकी सजा। कड़ाक। आह, दुनिया वालों होशियार, राका आ गया है। लाल कश्मीरी सेब। सूखी रोटी खाने से स्वाद बिगड़ गया था। इन सेबों से जायका अच्छा होगा। मीठे हैं। दीपा, लगता है कोई आवारा लड़का अपने ट्रक से सेब चुरा रहा है। बीरू, मैं नीचे उतरकर अभी उसका तिया पाँच कर देता हूँ। बाप रे, छोकरा कहाँ है? यह तो दैत्य है। राका दीपा पर तलवार चला देता है। दीपा लौटकर नहीं आया। नीचे उतरकर देखूं। मेरे दीपा, तुझे किसने मारा? हाय, अगर तुम्हें वह आदमी मिल जाए जिसने इसे मारा है तो तुम क्या करोगे? मैं उसका खून पी जाऊंगा। तो लो, जिसने तुम्हारे भाई को मारा था वह सामने खड़ा है। आगे बढ़ो। मामा, मेरा मतलब था। तो फिर मुझे अपना काम करने दो। पेट भर गया। अब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वह है नींद। कई सालों से मैं सोया नहीं। एक पेड़ की घनी छाया देखकर राका सो गया। पास ही मैदान में क्रिकेट मैच जारी था। बैट्समैन को सेंचुरी बनाने में सिर्फ 6 रनों की ज़रूरत है। कुल 99 के स्कोर पर आउट होते देखा गए हैं। छक्का। उसकी सेंचुरी पूरी हो गई। इधर हमारी गेंद आई है। यह तो नहीं, यही है, मुझे दो। लो। राका ने गेंद को मुट्ठी में बंद करके भींच दिया। उसने हमारी गेंद के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसकी यह बेहूदगी। तुम लोगों ने मेरी प्रिय नींद में दखल डाला है। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। खचाक, भागो। खचाक।
भागो, मार डाला, बचो। साबू या शोरगुल कैसा? क्यों भाई, तुम्हारे जिस्म पर खून क्या दंगा फसाद हो गया है? उससे बदतर कत्लेआम। एक विशाल दाढ़ी वाला आदमी क्रिकेट ग्राउंड में सबको काट फाट रहा है। विशाल दाढ़ी वाला कौन हो सकता है? राका। उसको हमने ऐसी जगह फेंका था जहां से निकलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। जो कत्लेआम हो रहा है उसे रोका जाना जरूरी है। साबू आओ। यह वही है, तुम आ गए। तुमसे मैंने पुराना हिसाब चुकाना है। तुम्हारे शरीर का खून पीने के लिए मेरी तलवार लपलपा रही है। राका, अभी वक्त है। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हारे जुर्म माफ़ करवाने के लिए सिफारिश करूंगा। मेढक, मेरा जवाब यह है। बदतमीज, मुझे तुम्हारी टांग तोड़नी होगी। उससे पहले मैं तुम्हें काटकर डिनर के लिए सलाद बना दूंगा। साबू हटकर वार कतरा गया और पलटकर दायां पैर राका की ठुड्डी पर जमा दिया। धड़ाक। तुम्हें उठाकर पिंजरे में डालना होगा। तभी पीछे से एक गैस के फव्वारे ने साबू के चेहरे को लपेट लिया। रुको, यह क्या करते हो? लगता है तुम उसके साथी हो। धन्यवाद, तुम्हारी शक्ल पहचानी हुई लगती है। मैं जलोन हूँ राका। कुछ साल पहले मेरे रासायनिक कारखाने के लिए तुम बंधुआ मजदूर सप्लाई करते थे। तब तुम्हारा आकार आम आदमी जितना था। यह दोनों बेहोश हो गए हैं। बेहोशी की हालत में मैं दुश्मन को मार डालता हूँ। नहीं, रुको, उनके जिंदा रहने में फ़ायदा है। यह दोनों मेरे कारखाने, जो कि समुद्र में दूर एक टापू बोसाई पर है, में काम करेंगे। उससे मुझे क्या लाभ होगा? बहुत। आज से तुम मेरे पार्टनर। मेरे कारखाने में बेहोश करने वाली गैस बड़े बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। हम वह गैस शहर में फैलाकर उसके वासियों को बेहोश करेंगे और उन्हें लूट लेंगे। इस तरह एक एक करके हम सारे शहर की दौलत हड़प लेंगे। जॉलन, मुझे तुम्हारा प्लान अच्छा लगा, लेकिन शहर की पुलिस के बारे में मैं तुम्हें क्या कहना है? हमारी गैस के असर से वह भी बेहोश होंगे। अब इन्हें जल्दी ट्रक में डालो। जॉलन का ट्रक समुद्र तट की ओर चल दिया। अगर हमारी योजना कामयाब रही तो थोड़े ही दिनों में हम दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति होंगे। इसमें कोई शक नहीं। दौलत के बाद हम विश्व की सरकार हथियाएंगे। देखो, वे बंधुआ मजदूर कहीं होश में तो नहीं आ गए? नहीं, तुम्हारा रसपान देर तक असर करने वाला लगता है। तट पर चाचा चौधरी और साबू को जहाज में लादने के लिए क्रेन द्वारा उठाया गया। इन्हें जल्दी भारत से बाहर ले जाओ, कहीं कोई इन्हें पहचान न ले। कैप्टन, जहाज रवाना करो। यस सर। समुद्र को चीरता हुआ जहाज जा रहा था। एक अज्ञात टापू पर होने के कारण हमारी गतिविधि की जानकारी किसी को नहीं होगी। वह देखो, बोसाई द्वीप काफ़ी हरा भरा है। जोलन, चाचा चौधरी और साबू को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को जंजीरों में बंधा पाया। तुम हमारे कैदी हो। हमारे हुक्म के मुताबिक तुम्हें काम करना होगा। याद रखना, मैं अनुशासन भंग होना पसंद नहीं करता। मेरे यह सजाएं कड़ी हैं। बोसाई टापू पर जॉलन का रासायनिक कारखाना दिखाई दिया। काम न करने पर यहाँ हाथ काट दिए जाते हैं और अपमान करने पर जुबान। लाल पगड़ी वाला इस लेबोरेटरी में काम करेगा। लंबा आदमी काफ़ी शक्तिशाली है। वह खनिज पदार्थ ढोएगा। बाहर बंधुआ मजदूर काम पर लगे थे। लो, रसायन भर दिया, इसे ले जाओ। क्यों, तुम यहाँ से बच निकलने का नहीं सोचते? चुप। अगर उस गार्ड ने सुन लिया तो तुम्हें गोलियों से भून देगा। मौत से अच्छा है कि चुपचाप काम करते रहो। गुलामी को इन्होंने अपना भाग्य मान लिया है, लेकिन यहाँ से बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। चाचा जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। चाचा जी, भूख लगी है। यह तुम्हारा घर नहीं, जेल खाना है। यहाँ हमें उनकी मर्जी से खाना मिलेगा।
काश 2 मिनट के लिए मेरे बंधन खोल दिए जाते। उधर जोलन और राका, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। हम दौलत इकट्ठी करने कब जाएंगे? हवाई जहाज में गैस भरी जा रही है। हम थोड़ी देर में अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। कुछ देर बाद राका और जोलन चल दिए। दोस्त, जहाज छोटा है इसलिए मुझे तुम्हें बाहर बैठाना पड़ा। मैं यहाँ आराम से हूँ। जोलन, सामने शहर दिखाई दे रहा है। यह इन लोगों का दुर्भाग्य है कि उनका कस्बा मेरे रास्ते में पहले पड़ा। इसमें मेरा क्या दोष? और ज्यों ही जोलन ने बटन दबाया, जहाज से गैस के बादल निकल पड़े। कस्बे के वासी बेखबर थे कि क्या होने वाला है। कुछ मिनटों में जो जहाँ था वहाँ अचेत हो गया। सारी हलचल ठहर गई। हमें रोकने वाला कोई नहीं। जितना चाहो ओवर ड्राफ्ट ले लो। इतने सारे करेंसी नोट मैंने पहले कभी नहीं देखे। सब हमारे हैं। अभी मेरे थैले में जगह बाकी है। अभी हमने शहर की दूसरी जगहों को भी लूटना है। ऐसे खूबसूरत और कीमती जेवरात पाकर किसका दिल खुश नहीं होगा? सुनार जब जागेगा तो पछताएगा। सारे जेवर गायब मिलेंगे। मैंने कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया। आज भर पेट खाऊंगा बिना बिल दिए। राका, रुको। यह मूर्खता ना करना। ज्यों ही तुमने खाने के लिए कवच हटाया त्यों ही वातावरण में फैली गैस तुम्हें बेहोश कर देगी। अजीब मुसीबत है। सारा शहर हमारे कदमों में है और हमें भूखे लौट रहे हैं। खाना हम जाकर बोसाई द्वीप पर खाएंगे। उधर जोलन की लेबोरेटरी में लंच ब्रेक। सिर्फ चावलों का पानी। जोलन खाने को सिर्फ इतना देता है कि हम उसका काम करने के लिए जिंदा रह सकें। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर नील वासु हूँ। कुछ अरसे पहले अखबार में खबर आई थी कि तुम अचानक गायब हो गए। मेरा अपहरण किया गया था। जोलन लालची है। हवाई जहाज द्वारा गैस को वह शहर वासियों में बेहोश करता है और फिर उन्हें लूट लेता है। मैं मजबूर हूँ। विरोध करने पर मौत मिलेगी। प्रोफेसर, अगर उसका हवाई जहाज नकार कर दिया जाए तो जोलन को रोका जा सकता है। लेकिन यह काम करोगे कैसे चाचा चौधरी? बड़ा आसान तरीका है। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? गुब्बारे में हवा भर रहे हो। फटाक। इस तरह अगर जहाज के टैंक में गैस ज़्यादा भर दी जाए तो वह फटेगा। ऐसा करने से गैस चारों तरफ फैल जाएगी और टापू के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। उसका उपाय मेरे पास है। सिर्फ एक जंगली जानवर को मरना होगा। उसके बदले में हम सबको मुक्ति मिलेगी। इमारत की टाइट सिक्योरिटी का गार्ड जंगल की तरफ से आने वाले मुसीबत से बेखबर था। मुड़कर देखते ही उसका हाथ बंदूक पर पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जानवर ने शिकार को दबोच लिया। बचाओ, रीछ उसे चीर फाड़ देगा। गर, दूर हट। लेकिन पशु खुखार था। वह पलटा और अपने पंजे साबू की टांग में गड़ा दिए। वह पीड़ा से करा उठा। ओह! साबू आगे बढ़ा और जंजीरों से रीछ को जकड़ लिया। कसाव के जकड़ कारण जानवर का दम घुटने लगा। उसने दम तोड़ दिया। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? अगर तुम सचमुच हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो 2 दिन बाद बीमार पड़ जाना और ड्यूटी मत आना। ऐसा ही होगा। साबू रीछ को बाहर झाड़ी में पीछे डाल दो। मरे हुए जानवर को छोड़कर वह वापस चल दिया। तीसरे दिन बड़ी बदबू फैली हुई है। श्रीमान, यहाँ किसी मरे हुए जानवर के शरीर से आ रही है। इसी कारण सारे मजदूर ने नाकों पर पट्टियाँ बांध ली हैं। हमने बड़े शहर को लूटने जाना है। गैस डालने वाला गार्ड कहाँ है? वह बीमार है। गैस में डाल दूंगा। आप हवाई जहाज में बैठिए। चाचा चौधरी बेहोशी लाने वाली गैस को भरने चल दिया। पाइप टैंक में डाल दिया है। अब हमें उड़ना है। लेकिन आज आपने घनी आबादी वाले शहर को लूटना है। ज़्यादा गैस की ज़रूरत होगी।
तुम ठीक कहते हो, और भरो। तभी बड़ाम, रुको, मुझे गोली मारने का हुक्म है। हवाई जहाज फट गया, बेहोशी की गैस फैलेगी, भागो। लेकिन इससे पहले कि गार्ड बंदूक का घोड़ा दबाता, फैली गैस से वह चित्त हो गया। राका, सारे मजदूर भाग रहे हैं, उनको रोको, एक नहीं जाने पाएगा। ओह, यह क्या? मेरा बना बनाया खेल, इस लाल पगड़ी वाले के कारण मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धड़ाक। चूहे, तुमने चाचा जी पर पीछे से वार किया। लंबू, मैं तुझे भी मार डालूंगा। पहले इसका स्वाद चख। छपाक, ज्वलन समुद्र में जा गिरा। ओह, मेरा पैर, बचाओ। बड़ी पगड़ी बांधने का एक फायदा है कि सिर पर चोट नहीं लगती। सारे मजदूर जहाज पर सवार होने लगे। जहाज चाचा चौधरी और साबू और दूसरे लोगों को लिए चल दिया। राका उस द्वीप पर बच गया। साबू चोट खाया हुआ सांप दुश्मन के पीछे आता है। बिना ज्वलन के मदद के मैं अकेला कारखाने में गैस नहीं बना सकता। मुख्य भूमि पर जाकर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। फिर चाचा चौधरी और साबू से बदला भी लेना है। खूंखार डाकू यह सोचकर समुद्र में कूद गया। छपाक। हम सुरक्षित भारत पहुंच गए। सारे लोगों ने विश्राम करने को कहा है। प्रोफेसर नीलवासु, विश्राम की घड़ी अभी नहीं आई। राका हमारी खोज में आता होगा, उसके लिए व्यूह रचना है। साबू, तुम एक खाई खोदो, फिर सारे मजदूर उसमें कोयला डालेंगे। एक लंबाई खाई खोदनी है, समय कम है, जल्दी हाथ चलाना होगा। यह लाल पगड़ी वाला भी अजीब आदमी है। लोग जमीन से कोयला निकालते हैं, यह उसे जमीन में डलवा रहा है। फिर भी उसी के कारण हम वीरान टापू से बचकर आ सके। खाई में कोयला सुलग गया। क्या कुछ पकाने का इरादा है? ऐसा ही समझो। खाई के चारों तरफ मेड़ लगाई जाए। समुद्र में एक स्टीमर। बालन, इस बार काफ़ी मछलियाँ जाल में फंसी हैं। मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे। हम नए कपड़े और खाने का सामान खरीदेंगे। ओह, पानी के अंदर से अचानक यह कौन निकल आया? समुद्री दानव। दानव, अब हम तुम्हें समुद्र में धकेलते हैं। स्टीमर मिलने से राका मुख्य भूमि की ओर तेजी से बढ़ने लगा। राका यहाँ पहुँच गया। अब क्या होगा? चाचा चौधरी, भगोड़े मजदूरों को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उनको सजा दे सकूं। राका, तुम उनको खरोंच भी नहीं लगा सकते। चारों ओर लगी मेड़ हमारी रक्षा करेगी। मेरी हुक्म की अवहेलना, अपनी तलवार से मैं तुम सबको काट फेंकूंगा। एक मामूली नाजुक मेड़ राका के तूफान को नहीं रोक सकती। मैं आ रहा हूँ। चील कौवों को तुम्हारे मांस की ज़रूरत है। माचिस की तीलियों की तरह राका ने मेड़ को बिखेर डाला, लेकिन उसके पांव मेड़ की आड़ में सुलगते हुए अंगारों पर उसका पैर पड़ा। वह गिर पड़ा और आग की लपेटों में आ गया। आई हा हा, उसकी चमड़ी, बाल और कपड़े जल गए, लेकिन वह मरा नहीं सकता क्योंकि उसने बेदरा चक्रमाचार की अद्भुत दवाई पी रखी है, जिसे तोप और तलवार नहीं मार सकती। वह शर्म से मरता है। वह काफ़ी दिनों तक किसी के सामने नहीं आएगा। बिना कपड़ों के उसे कोई देख ना ले, इसलिए राका जाकर घने जंगल में छुप गया। सारा बदन दर्द कर रहा है, लेकिन रात होने तक मुझे यहीं रहना चाहिए। रात क्लिनिक से घर लौटने में तुमने देर कर दी। खाना ठंडा हो गया। आज मरीज ज़्यादा थे। बस 24 घंटे तुम्हें दवाई और बीमारी सूझती है। रोगियों के दुख दूर करने के लिए मैंने डॉक्टर का पेशा अपनाया। ठक ठक, कौन है? कोई इलाज के लिए आया होगा। खाना भी नहीं खाने देते। दरवाज़ा मैं खोलता हूँ। डॉक्टर, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो मेरे जख्मों पर मरहम लगाओ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो बिना इलाज के रह जाओगे।
मैं तुम्हें मरहम लगाऊंगा, क्योंकि यह एक डॉक्टर का फ़र्ज है। इलाज कराना चाहते हो और घूस देते हो। आकर इधर बैठो। तुम्हारा शरीर 90% जल गया है। मुझे हैरानी है कि तुम अभी जिंदा हो, क्योंकि मुझे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि मौत मुझे जीत नहीं सकती। मेरे जले हुए जख्म ऐसे दर्द कर रहे हैं जैसे एक साथ दर्जनों तलवारें मेरे शरीर में चुभो दी गई हों। मैं तुम्हें सोने की दवाई दूंगा। जब तक तुम्हारे जख्म नहीं भर जाते तुम यहाँ रह सकते हो। कुछ दिन बाद तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं। नाई को बुलाता हूँ। नहीं, मैं सेब नहीं बनाता। कुछ और दिन बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कहाँ चल दिए? कत्ले और लूटपाट करने। रुको, तुम्हें ऐसा कामों में बाज आना चाहिए। डॉक्टर, अगर तुमने मेरा इलाज ना किया होता तो ऐसा बोलने पर मैं तुम्हें कत्लेआम कर देता। जाओ, कुछ दिन और जियो। शहर के एक हिस्से में डाकू बॉब। ओह, पुलिस मेरे पीछे लगी है। मुझे कार की स्पीड बढ़ानी चाहिए। वह हमेशा पुलिस को चकमा दे जाता है। इस बार मैं बॉब को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। सत्यानाश, आगे रास्ता बंद है। सर, आज हमारे हाथ एक बहुत बड़ा अपराधी लगा है। सबको तरक्की मिलेगी। चलो, इसके खिलाफ 2 दर्जन अपहरण और कत्ल के मामले हैं। तभी अचानक गोलियां उस पर बेअसर हैं। हमें लगता है कि इस बार हम नहीं बच सकेंगे। तुमने हमें बचाया, हम तुम्हारे एहसान से दब गए। मैंने उन्हें इसलिए मारा कि पुलिस से मुझे नफरत है। पुलिस हमारा भी दुश्मन क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर काम करता। मैं बड़े बड़े बैंक लूटता हूँ। तुम जैसे मामूली चोर के साथ मैं नहीं रह सकता। हम ऐसा तरीका बताएगा कि बैंक अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, हाँ, हम रोज़ अमेरिका एम्बेसडर का वाइफ मैडम कलोरा लॉन टेनिस देखने जाता। अगर तुम उसका अपहरण करता तो उसके बदले में रकम मांगेगा, मिलेगा फॉरेन करेंसी में। मुझे मंजूर है। टेनिस कोर्ट पर लवली शॉट। राका, देखो मैडम कलोरा। ड्राइवर, चलो, वो आ रहा है। हु आर यू? हेल्प हेल्प। दूसरे दिन पुलिस हेडक्वार्टर में डाकू राका यह चिट्ठी भेजी है। 2 दिन में 40 लाख हजार डॉलर मांगे हैं, नहीं तो वह एम्बेसडर को पत्नी को मार देगा। जहाँ छिपा है उस इमारत को घेर लेना चाहिए। अखबारों ने उसे प्रथम पृष्ठ पर छापा। सेंट्रल कैबिनेट ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। दूसरे देश के राजदूत और उसके परिवार की सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। अगर मैडम कलोरा को कुछ हो गया तो विश्व में हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। मैं समझता हूँ कि इस समस्या को सिर्फ एक आदमी सुलझा सकता है, चाचा चौधरी। यह काम उसे सौंप देना चाहिए। ज्यों ही अंतिम घड़ी करीब आ रही थी, अमेरिका के राजदूत की धड़कन बढ़ती चली जाती। लेट मी गो। बॉब, यह क्या बोलती है? मुझे जाने दो। तुम्हारी रिहाई रकम आने पर होगी। और पुलिस का स्पेशल दस्ता वहां आ पहुंचा जहां राका ने कलोरा को कैद कर रखा था। इमारत को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बाहर ना जाने पाए। पुलिस इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारी तरफ से एक भी गोली चली तो इस औरत की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अगर उस महिला को तुमने मारा तो मैं तुमको भी फांसी पर लटका दूंगा। राका को मारने वाला अभी तक कोई फांसी का फंदा नहीं बना। आगे बढ़ो। इंस्पेक्टर, रुको, यहाँ ताकत मत बरतना। चाचा चौधरी और दूसरा कोई चारा नहीं। नाजुक स्थिति को समझो। बंदी महिला दूसरे देश की नागरिक है, उसका सही सलामत लौटना जरूरी है। तुम जैसा कहो। हमारा जीत हुआ। पुलिस वापस जा रहा है, वह फिरौती भी लाएगा। राका, रकम संभालो और महिला को छोड़ो। शायद तुम्हारी कोई यह चालाकी तो नहीं। मुझे डॉलर दिखाओ।
देखो दरवाज़ा खुला। चाचा चौधरी अपना बोझ हल्का करो, बॉक्स मेरे हवाले कर दो। मैडम कम, यू आर फ्री फरसान। बॉब तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बैंक हमारे पास खुद चल कर आ गया। $40 लाख से भरा बॉक्स। हमारा आधा हिस्सा निकाल कर इधर दो। आधा हिस्सा? अप्रैल का सारा प्लान हमने बनाया, तुम अकेला कुछ नहीं कर सकता था। $20 लाख देता है या नहीं? देता हूँ, या लो। बॉब दोबारा ना उठ सका। हाँ, अब सारे 40 लाख मेरे हैं, इन्हें निकाल कर अपनी जेब भर लूँ। भौ धोखा। डॉलरों के नीचे कुत्ता छुपा था। वह दोनों ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। चाचा चौधरी, तुम दोनों की मौत को तुमने खुद बुलाया है। राका, उन दोनों को छूने से पहले तुम्हें मुझ पर विजय पानी होगी। मोटिवेल, अच्छा हुआ कि तुम उस वक्त आए जब मेरा गुस्सा चरम सीमा पर है। पहले मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। आओ। थोता चना बाजे घना। और साबू ने राका को उठाकर फेंक दिया। राका, तुम्हारी तलवार टूट गई बेचारी। मेरे बाजुओं में हाथी की ताकत है। धड़ाक। लेकिन जब राका दोबारा आगे बढ़ा तो साबू ने उसे उठा लिया। मुझे नीचे उतारो। जुपिटर वासी ने राका को जमीन पर दे मारा। आह, मेरी हड्डियां कड़क गईं। साबू, इसे रस्सी से बांध दो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। चाचा चौधरी भागकर हाईवे पर गया। चाचा जी, किसका इंतजार है? गजवान, कुछ माल बंदरगाह पहुंचाना है। बाप रे, यह माल लादना है। मैं समझा था कुछ एक्सपोर्ट का माल है, इसे भी विदेश जाना है। मैडम, यू कैन टेक द कार एंड गो होम। थैंक यू चाचा चौधरी। ट्रक राका को लादकर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। साबू, यह जहाज सरकार ने हमारी यात्रा के लिए दिया है, उस पर राका को डाल दो। अगर एक बार मेरे हाथ पैर खुल जाएं तो मैं तुम दोनों को समुद्र में फेंक दूंगा। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? राका जहाँ भी आबादी वाली जगह में रहेगा वहाँ के लोगों के लिए खतरा बना रहेगा। इसलिए उसे ऐसी जगह ले जाकर छोड़ना है जहाँ ना आदमी हो ना घास। उत्तरी ध्रुव। जहाज कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन, साबू, राका को उतारो, उत्तरी ध्रुव आ गया। कमबख्तो, मेरे लिए कोई कंबल या रजाई तो छोड़ जाओ। यहाँ तुम पिकनिक पर नहीं आए हो। राका के ऊपर बर्फ गिरती रही और वह एक बर्फ का टीला बन गया। चाचा चौधरी और साबू के लिए जहाज वापस आ गया। अपने देश लौटने पर कितना सुखमय लगता है। और इस तरह चाचा चौधरी और साबू अपने वतन भारत वापस लौट आए, राका को उत्तरी ध्रुव पर छोड़कर।